अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है, वहीं उसमें एक बड़ा जो क्या कहना चाहिए मुश्किल मरहला है वो 5 अगस्त का वो जलसा है जो कि मीनार पाकिस्तान पर करने की कोशिश पीटीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत जो पंजाब में इस वक्त बराजमान है वो किसी तौर भी मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि अगर पिछले चंद माह में देखा जाए तो इससे पहले भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को जिस तरीके से नाकाम करने की कोशिश खुद सूबाई हुकूमत की तरफ से की गई थी वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन देखना होगा कि ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पंजाब में उनके कारकुनान का जो नंबर है वो ना होने के बराबर बज़ाहिर नज़र आता है, वो किस तरीके से अपने उन कारकुनान को बाहर निकाल सकेगी, क्योंकि उनमें एक बड़ा नंबर अभी भी जेलों में मौजूद है या फिर मुख्तलिफ पर्चों की सूरत में जो अदालतें हैं उनके दरवाजे खटखटा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कुछ नए कारकुनान को मोबिलाइज़ करना और निकालना जो कि ज़्यादा ट्रेंड भी ना हो, यकीनन पीसीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन रिसेंटली अभी जो बैठकें हो रही हैं लाहौर शहर में, जिसके लिए कुछ दिनों पहले गंडापुर साहब भी लाहौर तशरीफ़ लेके गए थे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बेहतर तैयारी कर सकेगी और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान के ऊपर ही तकिया नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के हवाले से अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे और किस हद तक तैयार है ये पार्टी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त जलसे की तारीख का ऐलान भी कर दिया, वेन्यू भी बता दिया, लेकिन अभी तक इजाज़त आप लोगों को मिली नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये इजाज़त मिल सकेगी, और अगर नहीं मिली तो फिर अल्टरनेट प्लान क्या होगा आपकी जमात के पास? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, आसान तो नहीं होगा, क्योंकि रजीम चेंज के बाद से कुछ अरसे तक तो हम जलसे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब फस्तायत इनकी बढ़ी है, ख़ासकर 9 मई के बाद, फिर 9 मई को तो छोड़ें, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले कैंपेन में हमें पंजाब में, बाकी तो सिंध में भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है, लेकिन पंजाब उससे 2 हाथ आगे है। तो इजाज़त तो मुश्किल से ही मिलेगी, लेकिन पहले भी जो हमने लाहौर में जलसा किया था, तो अदालत में हमने एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी। तो अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, तो फिर अदालत के थ्रू आया जाएगा। लेकिन जो फस्तायत है पंजाब हुकूमत की, उसको देखते हुए, उनका जो हालिया रिकॉर्ड है उसको देखते हुए बिल्कुल क्लियर लगता है कि वो अपनी हर हद जो है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन जो भी हमारे पास कानूनी उसके लिए और सियासी ऑप्शन है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त को जो जलसा करने जा रहे हैं वो बज़ाहिर इस तहरीक का आगाज़ समझा जाए, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ 5 अगस्त का जो शो है वही एक कामयाब शो हो जाए तो आप इसको तहरीक की कामयाबी समझेंगे? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब जो खान साहब कहेंगे वही होगा। तो खान साहब ने क्या फरमाया इस हवाले से कि सिर्फ जलसे पर ही इक्तफा होना है या फिर इस तहरीक को आगे लेके चलना है? सियासत में आपके पास आपने सब ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। और मकसद क्या है? मकसद इस मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी है, और इमीडिएट मकसद, फौरी जो मकसद है, वो है जनाब इमरान खान साहब और बाकी जो कोट लखपत में हमारे असीरान हैं, जिसमें हमारी काफ़ी सीनियर क़यादत है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब भी उधर ही हैं, बाकी क़यादत भी है। उनकी रिहाई भी बहुत अहम है। तो देखें, 5 अगस्त जो जलसा है, अगर वो होता है, अल्लाह करे हो, तो इंशाल्लाह इट विल बी मैसिव, बड़ा होगा। जलसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे हैं, लेकिन बड़े अरसे से हमें फस्तायत का सामना है। जो मुज़ाकरात की बात है, आप एहतजाज और सारा जो पॉलिटिकल प्रेशर है, वो माउंट इसलिए करते हैं कि आप गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलें और उससे अपना जो आपके सियासी मकासद हैं, जो आपके मुतालबात हैं, उनको तस्लीम किया जाए। तो अल्टीमेटली तो किसी न किसी स्टेज पे जाके फिर बात जो है वो करनी होगी। मैं थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा गौर साहब की इस बात से। मैं समझता हूँ कि ऐन मैदान जंग में भी आप गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करते। एहतजाज होता ही इसलिए है कि आप अपने मुतालबात सामने रखें। तो अगर कोई मीनिंगफुल, मानी-ख़ेज़ बात होती है, लेकिन फ़िलहाल कोई लग नहीं रही। ये बात उनकी सही है कि कोई ख़ास मुज़ाकरात है नहीं। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल ऐसी बात होती है जिससे इमरान खान साहब की रिहाई हो और असीरान की बाकी की रिहाई हो, बुशरा बीबी जेल में है, उनकी रिहाई हो, तो इससे तो बेहतर कोई बात हो नहीं सकती।
لیکن اگر کوئی مذاکرات کا اولیو برانچ کوئی اس لیے آگے کرتا ہے کہ اس سے احتجاج کا راستہ رک جائے یا تحریک نہ چلے، وہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، ہمیں جانچنا ہوگا کہ اگر کوئی مذاکرات کا آپشن آتا ہے تو کیا وہ سچی میں مذاکرات ہے، جینون میننگ فل مذاکرات ہیں، یا ٹرک کی بتی ہے۔ لیکن بہرحال مذاکرات کسی نہ کسی سٹیج پہ ہونے ضرور چاہیے۔ علی بھائی یہ بھی فرمائے گا کہ اس تحریک کو اگر آگے لے کے چلا جاتا ہے تو کیا اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ تو ہمیشہ آپ کی ریلیوں کا اسلام آباد ہی رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو آنے کی اجازت دی جائے گی کارکنان کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی وفاق کی طرف سے اس کو روکا گیا، اور دوسرا خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کچھ واضح ہو سکا ہے؟ جہاں تک اسلام آباد آنے کا ہے تو جتنی میری ابھی تک معلومات ہیں تو پارٹی لیڈرشپ نے یا خان صاحب نے ابھی تک اسلام آباد کی تو کوئی کال نہیں دی، کیونکہ اس بار جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ یعنی ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں اپنا اپنا ایک مضبوط تگڑا احتجاج ہو اور اس سے پھر تحریک آگے چلائی جائے۔ 5 اگست کے دن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی اس دن رہائی ہو جانی ہے، اللہ کرے ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لمبی چلتی ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، تو کسی خاص دن پہ اس کو مرتکز کر دینا کہ اس دن ہی سب کچھ اچیو ہو جائے گا، اس دن وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس دن کے لیے البتہ یہ ٹارگٹ جماعت کا ہے، ٹارگٹ یہی ہے کہ اس دن ہم جو خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ تحریک پیک پہ ہو یا احتجاج جو ہے وہ اپنے ایک عروج پہ پہنچے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بعد بھی جو ہماری تحریک ہے اس کو آگے چلانا ہوگا، کیونکہ فوری ابھی 10-15 دن کے اندر خان صاحب کی بھی رہائی ہو اور باقی اسیران کی بھی رہائی ہو، یہ ہوتا ہوا فی الحال کسی خاص دن نظر نہیں آتا، کیونکہ ماضی میں لوگوں نے ڈیٹیں دی ہیں۔ میں ہمیشہ ڈیٹوں کے خلاف رہا ہوں کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ عید پہ رہائی ہو جائے گی یا فلانے دن کو رہائی ہو جائے گی، وہ تو اللہ کو پتا ہے، ہماری تو کوشش ہے، ہم نے ایک پرامن کوشش ہے وہ کرنی ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، دیکھیں پارٹی میں ابھی اس پہ کوئی ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، وہ فیملی کے پاس کلیئرٹی ہوگی، اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کا حق ہے کہ وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملیں، دونوں برخوردار جو ہیں، اور اگر وہ تحریک میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کا وہ بھی ایک رائٹ ہے بطور ایک ایسے بچوں کے جو اس ملک میں وہ پلے بڑے ہیں۔ بے شک وہ نیشنل وہاں کے ہیں یو کے، لیکن ان کے والد یہاں کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ یہاں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، دونوں قاسم صاحب اور سلیمان صاحب کا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، تو ان کو کوئی اس حق سے محروم نہیں کر سکتا کہ آپ یا یہاں آئیں نہیں یا اپنا کردار نہ ادا کریں۔ ہر بیٹے کا، ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے قانونی طور پہ جو کردار ادا کرنا چاہے، آئین و قانون اس کو اجازت دیتی ہے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ آج عدالت نے ملک احمد خان بھچر صاحب کو، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کو 9 مئی کے کیسز میں 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ آپ اس فیصلے کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں ویسے؟ دیکھیں ٹائمنگ تو اہم ہے، کیونکہ کل سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، اور ایک طرف حالانکہ مذاکرات سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن ایک طرف ابھی مہینہ بھی شاید نہیں ہوا، 20 دن ہوئے ہوں گے، بجٹ سیشن کے دوران شہباز شریف صاحب ہمارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے پاس آئے اور ان کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ہماری طرف سے قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک طرف آپ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن لیڈر پنجاب، اور صرف احمد خان صاحب نہیں ہیں، بچر صاحب نہیں ہیں، بلکہ احمد چٹا صاحب ہیں، حامد ناصر چٹا صاحب کے برخوردار، جو بڑا نام ہے پنجاب کی پاکستان کی سیاست کا، اور وہ ہمارے ایم این اے ہیں، ان کے بیٹے ہیں احمد صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ایکس ایم این اے بلال صاحب، جو بدقسمتی سے ان کو ڈیسیٹ کیا گیا، حالانکہ وہ فارم 45 پہ جیتے تھے اور اسمبلی میں اوتھ لیا ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی بدقسمتی ہوئی۔ لیکن یہ جو سزا سنائی گئی ہے بہت زیادتی ہے، کیونکہ بہت ہی تیزی میں عجلت میں ہوا ہے، بے شمار سقم ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے وکلاء کے ساتھ جنہوں نے اس کیس کو وہاں چلایا ہے، آپ کو کم از کم 3 درجن، 2 درجن سے زیادہ، 2.5 درجن، 3 درجن کے قریب نکات پیش کر دیں گے کہ اس کیس میں یہ سقم ہے، یہ سقم ہے، یہ سقم ہے۔ تو اتنی سارے سقم کے ساتھ یہ فیصلہ آ جانا کہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو 10 سال کی سزا سنا دینا، ایسا تو مارشل لاؤ میں ہوتا تھا، ایسا تو ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون والے اس کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ تو خود اس طرح کی چیزوں کے ڈسے ہوئے ہیں، ماضی میں انہوں نے فیس کی ہے، جب 99 میں ان پہ شب خون مارا گیا تھا۔ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ جینون پولیٹیکل ورکر ہو۔ ہم اس کے خلاف جو ہمارے آپشن ہیں اپیل کے، وہ سارے ہم استعمال کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے
इन लोगों को इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ साहब से वफा करने की जो है वो सज़ा मिली है कि ये लोग जो है उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, और वो पंजाब में रहने के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुल्क में तो हर जगह मसले मसाइल बेशुमार रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने अन्नी मचाई हुई है। बहरहाल मैं उनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ। खासकर एक मैसेज आया है बिलाल साहब का, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिन्होंने इमरान खान साहब से वफा में इसको कबूल किया है, उनका जज्बा सरांखों पे, लेकिन हम इस सज़ा को नहीं मानते और इसको हम चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अगर इंसाफ पे मबनी फैसला हुआ तो ये फैसला एक दिन भी अदालतों में नहीं ठहर सकता इंशाल्लाह। ये बताएगा कि जो पंजाब असेंबली के आपके 26 अरकान हैं उनको भी बेसिकली तो बहाल कर दिया गया है अपनी पोजीशन पर वापस, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके ऊपर केसेस अभी भी मौजूद हैं? क्या ये वक्ती बहाली है या कहीं भी मुश्किल मरहले पे दोबारा इनको डिसमिस किया जा सकता है? उन्हें दोनों को तो मिलाना ही नहीं चाहिए, वो तो रूटीन का एक मामला है। असेंबली के अंदर एहतजाज होते रहते हैं, हमारे दौर में भी हुए, इनके दौर में भी हो रहे हैं, हमारे दौर में भी लोग मुअत्तल हुए, इनके दौर में भी मुअत्तल हो रहे हैं। हालाँकि होना नहीं चाहिए। असेंबली के फ्लोर पे मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, गालम-गलौच कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे हम करें, चाहे वो करें। लेकिन एहतजाज पे असेंबली से आप उनको बर्खास्त ही कर दें, असेंबली में दाखिला भी बंद कर दें, और फिर उनकी रेफरेंस भेज दें कि उनको आप किस बुनियाद पे आप उनको डिसीट करवाना चाहते हैं। तो अगर ये फैसला हुआ है कि वो वापस उनको पंजाब असेंबली में इजाज़त मिली है, वो उनका हक है, उन पे किसी का एहसान नहीं है। लेकिन इस फैसले को मैं खुशाइन समझता हूँ। जमहूरियत में एहतजाज होता है और बर्दाश्त करना चाहिए, हुकूमतों को बर्दाश्त करना चाहिए, हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए, औरों को भी। अगर पख्तूनख्वा में हमारे खिलाफ होता है, हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे दौर में जब हमारे लीडर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने, पहले दिन जब उनका बतौर वज़ीर आज़म पहली स्पीच थी कौमी असेंबली में, वो एहतजाज सबको याद होगा कि ज़मीन व आसमान एक कर दिया था, उनको बोलने तक नहीं दिया था। और उस एहतजाज का कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म को पहले दिन आप स्पीच ही ना करने दें, ये कैसे कोई कर सकता है? उसके असरात फिर इस जमहूरियत ने फ़ील किए। वो फ़ज़ा जो मुक़तदर हुई, जो ख़राब हुई, वो फिर चलती रही साढ़े 3 पौने 4 साल। और लेकिन हमने किसी को मुअत्तल नहीं किया था उस पे। हमने किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा था, हम भेज सकते थे, हमने नहीं भेजा था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत में एहतजाज होता है, हुकूमतों को बर्दाश्त करना चाहिए। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो टिकटों की तकसीम के ऊपर सेनेट के मसाइल पैदा हुए थे, आपके अरकान आपकी जमात के नाराज़ थे लीडरशिप से, ख़ास तौर से गंडापुर साहब से। आप समझते हैं कि उन कारकुनान के जो रिजर्वेशन थी उनको एड्रेस नहीं किया गया और सीनियर क़यादत ने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले किए? देखें, बैरिस्टर गौहर ने आज इस पे बात की है, और जितनी हमारी मालूमात हैं, जो लिस्ट आई थी, वो खान साहब की इजाज़त से ही आई थी, जिसमें जितने भी नाम उसमें पास हुए हैं, मुराद साहब हैं, पुराने वर्कर हैं, लीडर हैं पार्टी के। फैसल जावेद हैं, पुराने वर्कर हैं। उसी तरह कादरी साहब हैं, हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मुश्किलात उनके ख़ानदान ने भी वो जो है वो फेस की हैं। बीच में मिर्ज़ा अफरीदी साहब पे सवालात उठे, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी साहब को 2024 में, ये तो आप मत भूलें, इलेक्शन डिलेड इलेक्शन था, इसको पिछले साल हो जाना था। अगर इलेक्शन कमीशन इसको करवा देता, रिज़र्व सीट्स की वजह से ये मामला आपको पता होगा रुका हुआ है। तो उस वक़्त जो लिस्ट आई थी, उसमें भी मिर्ज़ा साहब का नाम खान साहब ने अप्रूव किया था। तो आज गौहर साहब ने ये वाज़ेह किया है कि सारे नाम खान साहब के अप्रूवल से आए हैं। मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हुई कि अगर खान साहब तक रसाई लीडरशिप की होती, तो जो हमारे चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर वो ज़्यादा ओपनली ये चीज़ों को कारकुनों के साथ शेयर करते, तो शायद कारकुन फिर अप्लाई भी ना करते। कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने अप्लाई किया। हर कारकुन का हक है कि वो अप्लाई करे। हमारे बड़े पुराने वर्कर हैं जो इरफान सलीम साहब, उनको उनको भी बड़ा दुख पहुंचा, उनके आंसू बहे, जो कि नई कारकुन की बहनी चाहिए। मेरे ख्याल में लीडरशिप अगर इसको बेहतर हैंडल करते और ये कन्वे कर पाते कि लिस्ट खान साहब की ही लिस्ट है, मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा वर्कर है कि जब एक दफा उसको ये क्लियर हो जाए कि लिस्ट खान साहब की है, फिर कभी कोई अप्लाई ना करता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें सबसे जो बेहतर चीज सामने आई है वो ये है कि एक भी वोट तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपनी बुनियादों पे मजबूत खड़ी रही है, बावजूद बहुत साजिशों के। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में जो हमारे कारकुन हैं, जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, जो बड़े इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जरूर सेनेट में नुमाइंदगी जो है वो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बज़ाहिर देखना होगा कि 5 अगस्त के जलसे की जो डेडलाइन दी गई है, जो टाइम दिया गया है, वो तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन क्या वाकई PTI इस जलसे को मुमकिन भी बना सकेगी? हुकूमत की अपनी तैयारी है, उनका मौक़िफ़ क्या है, इस पर उनसे बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचड़ साहब को जो 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है 9 मई के केसेस के हवाले से, उसको जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के केसेस अपनी जगह मुसल्लमा हकीकत हैं और 9 मई को जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया उसमें कोई दूसरी राय पैदा नहीं की जा सकती है, उसमें सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कसूरवार ठहराई जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि आया इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से मुस्लिम लीग नून जहां आइन और कानून की बात कर रही है, अदालतों के फैसले की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई इन फैसलों के ऊपर तनकीद भी करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे सिनेरियो में यकीनन मुस्लिम लीग नून के पास जो नैरेटिव है उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जब पीटीआई पहले ही कह चुकी है कि अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद हो गया है। जहाँ एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में अपने 26 अरकान को बहाल कराने में ख़ुद अपोजिशन के रहनुमा कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि जो एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो है क्या। एक तरफ दोनों जमातें यानी कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर भी फैसले कर रही हैं और इसकी मिसाल हमने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में भी देखी है, और दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गरेबा भी नज़र आती हैं। असल मामला क्या है, इस पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पहले ये फरमाइएगा, आज आपकी प्रेस ब्रीफिंग भी हमने देखी है, आप पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बचड़ साहब, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो 9 मई के केसेस हैं उसमें वो फैसला सुनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि ये सियासी इंतकाम है। क्या राय है इसके ऊपर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल केसेस को अगर ये कहें कि पोलिटिसाइज केसेस हैं तो ये कतन दुरुस्त बात नहीं है। केसेस बिल्कुल पोलिटिसाइज नहीं है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। अब ये तो कहें कि क्या मई 9 जो थी कोई पॉलिटिकल इवेंट थी, वहाँ पे बिल्कुल सरकारी अमलाक पे, फ़ौजी तनसीबात पे, शहदा के मुजस्मों को जो मस्मार किया गया, जो उनकी बहरूमती की गई, तो ये तमाम तर वो वाक़यात हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं। कम अज़ कम इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जब आप कानून अपने हाथों में लेते हैं, एक केयरफुल प्लानिंग के तहत, एक पूरी प्रिसिजन के तहत, कोऑर्डिनेशन के तहत आपने ये अपना लाहेमल अगर इख्तियार किया हो और आप एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाएँ, तो ज़ाहिरी बात है फिर कानून हरकत में आएगा। और 9 मई के 200 से ज़ायद मकामात पे जाके एक प्लानिंग के साथ, एक तरतीब के साथ जो चीज़ें या इवेंट्स अनफोल्ड हुई, वो मैंने और आपने तो देखी, हमारे साथ पूरी कौम ने भी देखी। अब वो तमाम तर चीज़ें ऐसी ही हैं कि उंगलियों के पीछे जो है वो आप दिन को नहीं छुपा सकते। वो दिन दहाड़े जो हरकत की इन्होंने, जो कुछ एक तूफ़ान या तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, जो पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया, तो ज़ाहिरी बात है कि वो केसेस हैं जिसमें प्लानिंग थी, जिसमें ज़ाहिरी बात है कि उन मकामात पे इनकी मौजूदगी भी मौजूद थी। एक प्रिसिजन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वो इवेंट्स उन्होंने अफसोसनाक वक़ूए जो थे वो कैरी आउट भी किए। तो ये कह देना कि ये पॉलिटिकल इवेंट थी या पॉलिटिकल या इसके कोई एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ है, पूरी एक फ़ेयर अपॉर्चुनिटी दी गई, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए, ड्यू प्रोसेस दिया गया। या तो ये होना कि ये लोग बेल्स पे मौजूद ना हों, बिल्कुल इनको ज़मानतें भी मिली, वहाँ पे इनको इस्तिस्ना भी मिली, हाज़िरियों से वकला भी इनके मौजूद थे, पूरे दलाइल दिए गए, पूरा फ़ाइट आउट किया गया केस। और आखिर में जब फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक, जब मवाद और सबूत आपके ख़िलाफ़ हो, तो ज़ाहिरी बात है कि जब उसको भी आपको कन्फ्रंट कराया गया तो आपने उसको फेस किया। आपने अपने वकला के थ्रू, जो गवाहान मौजूद थे, जिरा के थ्रू आपने तमाम तर वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेके आए। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर ये कह देना, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी इस तमाम तर मामले पे कि आइन और कानून के जब तकाज़े पूरे हों, एक तो आप फिर डिमांड करें कि ये इनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, इसलिए केसेस इल्तवा के शिकार हैं या ताख़ीर के शिकार हैं। अब जब केस का फ़ैसला हो चुका, और एक नहीं कई मुतअद्दिद केसेस हैं, वो बिल्कुल राइप हैं फ़ैसला सुनाने के लिए, उसमें काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे वो पहुंच चुके हैं, और फिर ये कह देना कि जी अब फ़ैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब केसेस रजिस्टर हैं, जब FIRs हुई हैं, जब ट्रायल कंडक्ट हुआ है, तो फिर केसेस का फ़ैसला तो आना है। तो जज साहिबान का और अदालतों का तो काम है कि केसेस पे फ़ैसला सुनाना, और आइन और कानून के मुताबिक और जो अवेलेबल एविडेंस है, जो शवाहिद मौजूद हैं,
جو ملزمان کے خلاف، ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیسز کا فیصلہ کرنا ہے، اور بالکل انہوں نے اس کیس کا بھی اسی طرح فیصلہ کیا۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ ہے، تو یہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جو ایویڈنس آپ کے خلاف تھا، جو شواہد آپ کے خلاف تھے، وہ وہاں پہ پیش کیے گئے، اور جج صاحب نے وہ دیکھا کہ وہ تمام تر ایویڈنس موجود ہے اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، تو اس لیے جو فیصلہ آیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اب میں نہ مانوں والی بات، یا مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں، یا مجھے یہ عدالت پسند نہیں والی بات، یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان کو یہ سزا ہونا آج کے دن، اور پھر اسی طرح 26 اراکین جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کو آج بحال کیا جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسرا، کیا سیاسی انتقام اور ساتھ میں سیاسی مفاہمت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پازیٹیو سٹیپ ہے، اور اسپیکر صاحب کی طرف سے بالکل ہولڈ بازی جن اراکین کی طرف سے کی گئی، جن 26 اراکین نے ایک شور و ویلا کیا، بلکہ توڑ پھوڑ کی گئی وہاں پہ، اور جو اسمبلی کے تقدس پامال کیا گیا وہاں پہ، دیکھیں یہ بھی تمام تر معاملات تھے، ایک اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے تھا، برکیف آئی تھنک بیٹر سینس پریویل کی ہے، اور ان کو ایک موقع دیا گیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ ان کی سسپینشن تھی اور دوبارہ ان کو بحال کر دیا گیا ہے، جو کہ اچھی خوشائن بات ہے۔ پارلیمانی اور جمہوری تقاضے تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اچھی خوشائن بات ہے۔ یہ ہماری طرف سے تو میسج نہیں ہے، پنجاب اسمبلی کا کام ہے۔ پنجاب اسمبلی نے اور اس کے اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے اور وہ ان کو ایک چانس دیا ہے، ان کی سسپینشن کو ختم کیا ہے، تو اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، اینڈ آئی تھنک دے شوڈ بی اے لرننگ لیسن فار دیم، کہ دوبارہ وہ اس اسمبلی کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کریں گے، اور وہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، وہ اس طرح کی ہلڑ بازی نہیں کریں گے۔ وہ جو رولز آف پروسیجر، رولز آف بزنس اور پروسیجر ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اسمبلی سیشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھیں گے اور ان کو مقدم رکھیں گے۔ سر یہ فرمائے گا کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسے کی بھی کال دی ہے، آپ کو یہ جلسہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں نہ کیپیسٹی ہے اور نہ کیپیبلٹی ہے۔ گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو زمینی حقائق یکسر مختلف ہیں۔ اب وہ سپورٹ نہیں ہے یا وہ بات نہیں ہے، کیونکہ ایک نہیں متعدد بار یہ اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے، احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلایا، پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اور تو ظاہری بات ہے کہ دوسروں کے بچوں کو، جب نوجوانوں کو آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں اور ان کو موبلائز کریں، اور ان کو کوئی اچھی ہیلدی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا بات نہ بتائی جائے، اور ان کو بطور ایندھن استعمال کیا جائے، تو اب لوگوں کو آئی تھنک اس کی بھی ریئلائزیشن ہو چکی ہے۔ عوام اب ان کے اس گھنونے کھیل میں نہیں آئے گی، اور اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو ریالٹیز بالکل مختلف ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 5 ہو، کیونکہ اس سے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ چھوٹی عید، بڑی عید، عاشورے سے پہلے، عاشورے کے بعد، اب پھر 5 تاریخ ہے اور کہہ رہے ہیں احتجاج جاری ہے۔ کیسا احتجاج؟ کہاں کا احتجاج؟ یہ کوئی احتجاج نہیں ہونے والا، اور نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے، نہ کوئی اینڈ پوائنٹ ہے۔ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک تذبذب کا شکار ہے پارٹی، اندرونی خلفشاری جو ہے اس پارٹی کے اندر وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اب اس پارٹی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس پارٹی کے اندر ہی بہت سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر ہاں پھر بھی ہلکی پھلکی کوئی ایسے معاملات ہوئے جہاں پہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر بالکل قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی موقع کے اوپر پی ٹی آئی نے پنجاب سے نکل کر اسلام آباد کا رخ کرنے کی کوشش کی، تو کیا ان سے بات چیت کرنے کا کوئی آپشن موجود ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں سینٹ انتخابات میں کے پی کے سینٹ انتخابات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ نہ پھر فارم 47 رہا، نہ فارم 45 رہا۔ وہ فارم 45 اور 47 دونوں یکجاں دو قالب ہو گئے۔ اگر وہاں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں، پاکستانی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستانی نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے بالکل بات چیت ہو سکتی ہے اور بات چیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے، میں متعدد بار اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے اپنی میڈن سپیچ سے لے کے اور آخری جو اسمبلی کا سیشن تھا بجٹ کے حوالے سے، تب تک خود جا کے وہاں پہ اپوزیشن آئلز میں جا کے ان لوگوں سے ملاقات کی اور دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی۔ اب یہ لوگ مذاکرات کی دعوت متعدد بار بھی آفر ہونے کے باوجود اگر نہیں آنا چاہتے، مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر جو کے پی میں کیا ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے یا اس کا کیا مقصد تھا؟
ظاہری بات ہے اگر قوم کا مفاد چاہتے ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پاکستان کی مستقبل کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بالکل یہ مذاکرات یا پولیٹیکل ڈسکورس کی طرف آئیں، سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اور سیاسی جماعتوں سے ہی سیاسی نشستوں میں بیٹھ کے آپ کو جو ایک اگلا لاہ عمل ہوگا یا اگلی جو ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے وہ انہی نشستوں میں مل سکتی ہے، انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کر کے مل سکتی ہے، نہ کہ سڑکوں پہ آ کے مل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، لیکن ان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اور ابھی کرنٹ چیئرمین جو ہیں ایکٹنگ چیئرمین، ان کی بھی اگر بات کی جائے تو دونوں اس بات پہ بضد ہیں کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا، لیکن سونر اور لیٹر آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے اور پوری قوم کو بھی یہ بات رہنی چاہیے، اور یہ اس بات کی یاد دہانی بھی میں وقتاً فوقتاً کراتا رہوں گا کہ یہ معاملہ مذاکرات کے تھرو ہی حل ہوگا، اور ان کو بالآخر میز پہ آنا پڑے گا اور اس پہ بیٹھنا پڑے گا، اور اپنی تمام تر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کی ڈسکشن وہیں پہ کرنی پڑے گی۔ یہ فرمائے گا بھی کچھ دنوں پہلے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور پنجاب کابینہ کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان امور کے اوپر کیا ڈیسائیڈ کچھ ہو سکا ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتا سکیں؟ اور دوسرا، اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر کیا مزید کوئی رائے دی گئی ہے یا کوئی فیصلے کیے گئے ہوں اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، ملاقات بالکل ضرور ہوئی ہے اور میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویریس ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی ہے، پارٹی کے اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور ڈسکشن ہوئی ہے کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے، پھر پنجاب میں اور وفاق میں جو حکومت ہے اس حوالے سے، پھر اتحادیوں کے حوالے سے، تو ایک براڈ بیس ڈسکشن تھی۔ اور بالکل صوبے میں کیونکہ وفاق میں تو ایکسپینشن ہوئی کیبنٹ کی، تو صوبے میں بھی بعض گشت چل رہی تھی کہ انڈر کنسیڈریشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صوبے کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن اس میں کیا فیصلے لیے گئے یا فیصلے کیے گئے اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت ہے، اور بالکل پارٹی لیڈرشپ خود ان فیصلوں پہ جو ہے ان سے آگاہ کرے گی۔ یہ فرمائے گا آخر میں کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا سینٹ الیکشن میں بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آئی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس فارمولے کو باقی صوبوں میں بھی اپلائی ہونا چاہیے اور وفاق میں بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ سیٹس کے معاملے کے اوپر اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک پیج پر نظر آئے اور بڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیسیجن لیا گیا، تو یہ فارمولہ باقی ایشوز میں کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، بالکل بڑی خوشائند بات ہے، اور اس معاملے کے اوپر میں بالکل یہ ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو یہاں پہ بھی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے۔ میں نے یہی گزارش کی کہ وہاں پہ نہ کوئی فارم 45 تھا، نہ کوئی فارم 47 تھا، اور دونوں یکجاں دو کالب تھے، نہ بندہ تھا نہ بندہ نواز تھا، تو یہاں پہ بھی اس چیز کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ بھی تمام تر ان ایشوز پہ بات ہونی چاہیے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، اور ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کہہ لیں یا ان دی انٹرسٹ آف نیشن کہہ لیں، وہ ڈائلاگ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، وہ گفتگو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، سیاسی بیٹھکوں میں ہونی چاہیے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر اب انحصار ہے اس چیز کا، اور ان کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا واقعی وہ کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں یا واقعی وہ کوئی انگیجمنٹ چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو جماعتیں ہیں، اقتدار میں جو جماعتیں ہیں یا حکومتی بینچز پہ جو اتحادی جماعتیں بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کسی قسم کی انگیجمنٹ چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھا ایک فارمولہ ہے، اور یہاں پہ بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، بٹ اٹ آل ڈیپینڈز آن پی ٹی آئی ناؤ، یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، اور اپوزیشن کے اوپر یہ فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعتاً اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، اس ملک کی بھاگ دوڑ کے لیے اپنا کردار جو ادا کرنا ہے، کیا اس میں وہ حصہ اور کار خیر ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ پالیسی اور اس پالیسی سے جڑے جو دیگر ایشوز ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف 5 اگست سے جو اپنی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ یقیناً اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے، معاشرتی سطح کے اوپر وہاں جو مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معاشرتی بے حسی جو ہے وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सूबों में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि इंसानी जानों के ज़िया के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर बलूचिस्तान के वाक़े का हवाला दिया जाए तो यकीनन एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हुई है माशरती सतह के ऊपर जिसमें जितनी भी तौजीह इस केस की या इस वाक़े की दी जाए किसी हुकूमत की तरफ से, किसी बरादरी की तरफ से, उसको सरासर इस माशरे ने रद्द किया है। वहीं कुछ अरसे पहले जो वाक़यात हुए उनके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान इस हवाले से तो हमने देखा है, लेकिन उसके साथ एक और तूफ़ान भी हमने सिंध से उठते हुए देखा है, और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बारहा जिक्र किया जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान में ख़वातीन को इज़्ज़त की और गैरत की खातिर मार दिया जाता है तो क्या सिंध में कारोकारी के नाम के ऊपर इस किस्म की जानें नहीं जाती हैं ख़वातीन की। पिछले एक माह में कहा जा रहा है कि 15-16 से ज़ायद ख़वातीन को सिर्फ इसी बुनियाद पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन सिंध में हमने ये खबर कहीं चलते हुए नहीं देखी। और यकीनन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि सिंध में काम कर रहे हैं वो इस हवाले से बड़े वोकल नज़र आते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिंध में जो सूरत हाल है वो इतनी भी अच्छी मालूम नहीं होती है जितनी बज़ाहिर महसूस की जा रही है। इसी हवाले से थोड़ा हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। और दूसरा जो केसेस वहाँ पर मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं, जैसे एक छोटी बच्ची के रेप का वाक़या हो, हुमैरा असगर साहिबा का वाक़या हो, जिसके हवाले से अभी तक तहकीकात किसी हतमी नतीजे में नहीं पहुँच सकी हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पुलिसिंग का निज़ाम है, जो तहकीकात का निज़ाम है, वो दावों के बरक्स काफ़ी कमज़ोर महसूस होता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहे हैं बड़े अरसे तक। फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि हर एक इंसिडेंट के बाद बड़े अरसे तक उस पर बात होती है, फिर लोग भूल भी जाते हैं। ये जो हुमैरा असगर का केस हुआ था, इसमें बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ डिस्क्लोज़ हुई, आपने भी और बहुत से लोगों ने इस पर बात की है, लेकिन ये जो भी एक लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुई है कि प्रोफाइल पिक्चर बाद में अपडेट हुई है, तो ये क्या कहानी है? और दूसरा, इस केस को क्या हम अभी भी मर्डर कंसिडर कर सकते हैं या ये एक ऐसी मौत है जो खुद ही हुई? ये जो एक आइसोलेशन का माहौल है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर मैं दोनों पहलुओं से आपकी राय जानना चाह रही हूँ। चलो, सबसे पहले तो ये कि यकीन ये है हमारी एक माशरे की बदकिस्मती है कि हम किसी भी वाक़े के बाद जो है कुछ दिन उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। अरमकान हमारे सामने है, उसके बाद आयशा उमर साहिबा का केस है, फिर ये अभी हुमैरा का मामला है। देखिए, हुमैरा के मामले में जो इम्पोर्टेंट तरीन बात थी वो ये थी कि जब उसका इब्तिदाई पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें बज़ाहिर यही लग रहा था कि नेचुरल डेथ है, क्योंकि उनके जिस्म की कोई हड्डी नहीं टूटी हुई थी। उनका जो है कोई ऐसा जिस्म के हवाले से कोई ऐसी चीज बज़ाहिर सामने नहीं आ रही थी कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये कत्ल है। अब उसके वक्त जाहिर है जो एमएलओ थी उसने जो है वो रिजर्व किया अपना, और उसने जो है वो जो सैंपल्स थे वो केमिकल एग्जामिनर के लिए भेज दिए। अब केमिकल एग्जामिनर को जो चीजें भेजी गई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो मैदा था उनका, वहां पर जाहिर बॉडी 9 महीने जो है वो पड़ी रही है, तो वो जो मैदा था वो तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन वो एक उसे जो लिखा गया था उसमें क्या कहते हैं अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो एक ब्लैक पाउडर टाइप की वो एक चीज बन गई थी। वो जो है वो बेसिकली जो वो भेजा गया था, फिर कंधे की हड्डी जो है वो भेजी गई थी। इनका जो केमिकल एग्जामिनर ने एग्जामिन किया है उसके बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने यही करार दिया कि जनाब इनके मैदे में कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई जो इनकी वजह मौत बन सके, जिसमें जहर भी हो सकता है, जिसमें जो है वो ड्रग्स भी हो सकती है। अब जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद जो है वो हुआ ये कि जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है उसने केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट दे दी कि जनाब ये नेचुरल डेथ है। अब बात यह है कि अगर तो ये नेचुरल डेथ है तो डेफिनेटली जो है वो हमारे यहाँ केमिकल एग्जामिनर के आपको सिस्टम के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, लेकिन यही सिस्टम जो है वो माजी में जो शराब की बोतलें थी उन्हें शहद साबित कर चुका है। तो जाहिर है उसके बाद सवालात उठे कि भाई केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पे कैसे यकीन किया जाए। और फिर जब मैंने थोड़ा बहुत इसे मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ये पता चला कि जनाब हमारे यहाँ जो केमिकल एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसमें शायद ही कभी कुछ डिटेक्ट हो पाया हो। ये सवाल भी था जनाब, एक 9 माह पुरानी बॉडी से आपने जो अज्जा लिए क्या वो इस काबिल थे कि उनसे जो है वो कोई मौत की वजह जानना आसान था? तो इसके ऊपर तो जाहिर यह है कि जब लाशें जो हैं वो कब्र कुशाई के बाद निकाली जाती हैं उस वक्त सैंपल लिए जाते हैं तो उनसे भी जो है वो वजह मौत जो है वो तयन करने में पुलिस को मदद मिलती है, एग्जामिनर को मदद मिलती है। लेकिन हकीकत यह है कि डिटेक्शन का जो एक परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो इसलिए सवालात आज भी बाकी हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो यकीनन सामने आ रही थी, वो ये कि जनाब उनकी जो है वो डीपी गायब हो गई, उनका लास्ट सीन गायब हो गया।
अब अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो मेरा अपना प्रोग्राम खराब हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो मुझे जल्दी अपलोड करना है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे जरूर शेयर कर देता हूँ। हम्म। सना, आप जो है अभी अगर आपके हाथ में मोबाइल है या सामने सिस्टम है ना, हाँ। तो उस पर लिखिए इनएक्टिव पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप। हम्म। तो वहां पे आएगा कि व्हाट्सएप अगर 120 दिन 4 माह तक इंटरनेट से कनेक्ट ना हो तो वो अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और आपको उसकी डीपीपी गायब मिलेगी, हम्म। वो नंबर ऑटोमेटिकली ग्रुप में से भी गायब हो जाएगा, उस पे जो है वो लास्ट सीन भी नहीं आएगा, और सबसे बढ़ के बात यह है कि उसका डेटा फिर जो व्हाट्सएप का सर्वर है उसके ऊपर भी नहीं रहता। तो हम्म। ये जो बातें हैं ना, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें हर हाल में जो है हुमैरा असगर की मौत को जो है वो कत्ल साबित करना है। हम्म। अब मेरा उसमें पॉइंट ये है कि भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लें, कुछ ना करें, चैट जीपीटी पे जाके लिख लीजिए व्हाट्सएप की इनएक्टिव पॉलिसी क्या है। अब वो साहब जिनके बारे में ये कहा गया कि जनाब उन्होंने जो है वो एक दिन देखा कि जनाब वो हुमैरा असगर जो है उनकी डीपी नजर आ रही है, अगले दिन नहीं नजर आ रही थी, तो जनाब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन जिस तरह से 7 अक्टूबर को उनकी अगर डेथ हुई है, उसके बाद कुछ दिन फोन खुला रहा होगा, जिस दिन उन साहब ने देखा होगा उस दिन तक 120 दिन हो सकता है ना पूरे हुए, अगले दिन हो गए हों, और उसके बाद जो है वो व्हाट्सएप ने जो उनका सारा डेटा, उनका अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया हो, तो हम्म। उसकी वजह से जो है वो उनको जो है वो चीजें उस तरह से नहीं मिली। अच्छा फ़हीम भाई, ये फरमाइएगा कि ये तो एक केस था जिसकी आपने भी पूरा इन डेप्थ एनालिसिस भी दिया, और ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि ये चलें आपके जब हम वीडियो भी देखें उसमें भी ज़्यादा इसकी तफसील मिल जाएगी, लेकिन एक जो एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये जिस तरह इतने महीने लाश रही और फिर कहा गया कि जी पहले लग रहा था बराबर में एक अपार्टमेंट खाली था, उसमें से स्मेल आ रही है, फिर फरवरी में वो उस अपार्टमेंट में लोग आ गए, तो फिर ये चीज़ मतलब क्या यहाँ, मैं अगर कराची, मैं ख़ुद कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पर ऐसा आलम हो गया कि किसी को किसी की खबर नहीं है। वो जो आयशा खान साहिबा जिनका आपने हवाला दिया, वो भी कोई हफ्ता 10 दिन उनकी बॉडी वहीं रही, चलें वो एक अपना एक अलमिया है कि उनके बच्चे उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे या उनसे राब्ते में नहीं थे, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि इतने महीनों तक इनकी फैमिली का इनसे राब्ता नहीं हुआ, इनके वालिद और भाई मुंह छुपाते फिर रहे थे। मैं मुख्तसर सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई इतनी अफरा तफरी का माहौल है कराची शहर में कि किसी को किसी का पता नहीं चलता, कई महीनों तक बराबर में कौन रह रहा है कौन नहीं है, ये क्या वजह है इसकी? मतलब क्या लोगों में कोई किसी किस्म का दहशत है, कोई खौफ है, लोगों को वाकई नहीं पता होता कि बाकी शहरों से आए हुए लोगों का इतना इन्फ्लक्स हो गया कराची में कि लोग अब खुद भी कतराते हैं लोगों के साथ ताल्लुकात या रवाबित रखने में? अब देखिए, आपने जो सवाल किया उसका कुछ जवाब आपने दे दिया, कुछ बात मैं कर लेता हूँ उसके ऊपर। देखिए, कराची बहुत फैल चुका है, और कराची के किसी एक हिस्से में पेश आने वाले वाक़े को आप पूरे कराची का जो है एक मजमूई जो है बिहेवियर नहीं कह सकते। हम्म। अब जिस इलाके में हुमैरा असगर रहती थी, ये डिफेंस का इलाका है, और डिफेंस में जो है वो कमर्शियल इलाका है, वहां पर नीचे दुकानें थी, हम्म। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फिर फोर्थ फ्लोर। हम्म। अब जो फोर्थ फ्लोर है उसके अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सारे फ्लोर्स हैं इनके ऊपर हर फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट थे, ये टॉप पर थी। हम्म। इनके सामने जो फ्लैट था वो 3 से 4 माह वो लोग कहते हैं कि वो अपने फ्लैट पर नहीं थे, वो अपने अंदरूनी सिंध जो है अपने घर गए हुए थे, वो वहां नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला। फिर अक्टूबर अक्टूबर में जिस वक्त उनकी डेथ होती है, अच्छा एक चीज और ये कही जा रही थी कि जनाब हुमैरा असगर की जो वो है एसी है वो चल रहा था उनके कमरे का, और फिर बालकनी का दरवाजा कैसे खुला हुआ था, तो बहुत सी चीजों को जो है वो मिक्सअप किया जा रहा था। तो एक क्लैरिटी और मैं यहाँ पे दे दूं कि हम्म। हुमैरा असगर की लाश जिस कमरे से मिली थी, एसी उस कमरे में नहीं था और ना ही ऑन था, उनके बेडरूम का एसी का बटन ऑन था, बिजली तो कट चुकी थी लेकिन बटन चूंकि ऑन मिला, इसलिए ये सारी बातें हो रही थी। हम्म। तो वो अपने कमरे से निकलकर, बाजाहिर ये है कि वो दूसरे कमरे में आई है जिसमें बालकनी थी, और बालकनी का दरवाजा जो है वो खुला हुआ था, इसी कमरे से उनकी बॉडी मिली है। अब हम्म। बात यह है कि जब जाहिर है उस कमरे में जब उनकी डेथ हो गई, बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, टॉप पर था फ्लोर, वहां से जो है वो जितनी भी स्मेल थी वो बाहर जाती रही। जो दूसरा फ्लैट उस फ्लोर के ऊपर था वो लोग वहां मौजूद नहीं थे, जो तीसरा फ्लोर है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो है, एक फैमिली जो है वो है, दूसरा फ्लोर वहां पे वो दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है। तो हम्म। इस वजह से ठीक। फौरी तौर पर ये पता नहीं चल सका कि जनाब यहाँ पर कोई स्मेल है और कोई बॉडी है। और हम्म। फिर सबसे बड़ी बात, क्योंकि अक्टूबर फिर नवंबर और दिसंबर में कराची का मौसम वैसे ही सर्द हो जाता है, लोग अपने कमरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं, एसी चलाते हैं, एसी बंद हो जाते हैं, तो स्मेल जो है आने का बहुत कम इम्कान होता है। तो हम्म। ये वाली जो चीज है इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि ये वो वजह थी जिसकी वजह से फौरी तौर पर हुमैरा असगर की बॉडी का पता नहीं चल सका। ठीक। ठीक। और फिर ये बात जाहिर है ये हमारी माशरती बेइज्जती है कि हम्म। जनाब एक चौकीदार था, उससे राब्ते में नहीं थी, हम्म। लेकिन उसने जो है उसको कोई नोटिस नहीं लिया।
जो मासी थी उसके हवाले से अलबत्ता जो उसका बयान है जो पुलिस के पास है, उसमें उसने कहा कि उसने कुछ अरसे पहले जो है वो हुमैरा असगर के पास काम छोड़ दिया था। और हुमैरा असगर के जिस तरह से वॉशरूम में टब में भीगे हुए कपड़े मिले हैं, उससे भी अंदाजा होता है कि वो अब अपने काम जो है वो खुद ही किया करती थी। तो अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि उनकी फैमिली जो है उन्होंने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया। तो बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। एक दफा फिर उसके ऊपर ये बात कर लेते हैं कि जनाब जाहिर है उनकी फैमिली को उनका इस तरह से शोबिज में आना पसंद नहीं था। इस वजह से जो है उनसे तकरीबन किनारा कशी इख्तियार की हुई थी फैमिली ने। वो जब खुद मिलने चली जाती थी तो चली जाती थी, मिल लिया जाता था उनसे। खुद उन्हें जो है किसी ने मिलने के लिए कभी अप्रोच नहीं किया, और यही कुछ जो है वो इस मामले में भी हुआ है। इसे माशरती बहसी कह लें, बड़ा लेकिन कराची के एक अफसोसनाक है। मखसूस इलाके, जी बिल्कुल, कराची के एक मखसूस इलाके का ये एक रवैया था जो पूरे शहर के ऊपर हम नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फ़हीम सिद्दीकी साहब। कराची के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटी है बज़ाहिर बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है उससे जो कि कोट की जाती है टेलीविजन के ऊपर, और जिस तरह उन्होंने कहा बखूबी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि कराची या सिंध के हवाले से जो इस किस्म की खबरें हैं बड़ी हद तक रोक की जाती हैं, और जो इमेज है सिंध का वो उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं हो पाता है जो कि एक्चुअली सिंध में हो रहा होता है। यकीनन हकीकत का सामने आना बड़ा ज़रूरी है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।